हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको द एज ऑफ चौसर के बारे में बताने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ चौसर वॉज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ ट्रांजिशन बिकॉज इन दिस पीरियड एवरी वर गोइंग टू बी चेंज। एज ऑफ चौसर को एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है गाइस, क्योंकि इस टाइम पे हर काम ही चेंज हो रहा था इस पीरियड के अंदर। द एज ऑफ चौसर इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड एंड इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स साइन ऑफ चेंज। इस टाइम पे ना हर कुछ चेंज हो रहा था, एवरी फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे, इसलिए ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड था उस टाइम का। अब हम आगे चलते हैं। एज ऑफ ट्रांजिशन इन दिस होल पीरियड वाज नेम्ड एज 14th सेंचुरी। और ये जो एज ऑफ चौसर मतलब 14th सेंचुरी पूरा नाम था, चौसर के नाम था, तो इसलिए पूरा होल 14th सेंचुरी एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मॉडर्निज्म वाज डेवलपिंग एंड मेडाविलिज्म वाज डिपार्टिंग। इस टाइम पे जो था मॉडर्निज्म जो था वो डेवलप कर रहा था इस पीरियड में एज ऑफ चौसर में, और जो मेडाविलिज्म हो रहा था वो उसका ख़त्म हो रहा था, उसका नामो निशान मिट रहा था धीरे धीरे। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एज ऑफ चौसर में आखिर कितने सारे चेंजेस आए हैं जो कि किस किस फील्ड में हुए हैं। ठीक है। पहला फील्ड हम जान लेते हैं। फर्स्ट, द 100-year वॉर। इन दिस टाइम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड फ्रांस फाइट टुगेदर। इस टाइम पे जो था इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड फ्रांस दोनों जो थे, तीनों जो थे साथ में लड़ाई कर रहे थे। बट इन वॉर इंग्लैंड विन द फाइट। लेकिन इस वॉर में, इस लड़ाई में जो इंग्लैंड होता है वो जीत जाता है मैच को। फॉर दिस इन इंग्लैंड राइज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द पीपुल। इसी के कारण जो होने लगा कि नेशनल यूनिटी का राइज होने लगा इंग्लैंड के अंदर। The war gave a feeling in the people of respect and love about the national unity। ये जो लड़ाई था अपने देश के लिए, लोगों के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट मतलब राइज करने लगा। लोगों में नेशनल यूनिटी जागने लगी, जागरूकता फैलने लगा। सब लोग जो थे अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। तो ये जो चीज़ें थी वो एज ऑफ चौसर में ही मुमकिन हुई थी दोस्तों। तो ये हुआ फर्स्ट। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन जान लेते हैं एज ऑफ चौसर का। उस टाइम पे क्या परिवर्तन आया था। ब्लैक डेथ, फेमिन एंड सोशल अनरेस्ट। पहला हो गया। दूसरा कंडीशन ये, व्हेन प्लेग वाज कम देन मोस्ट ऑफ पीपल वाज डाई इन 1348 से लेकर 1349 तक। जब प्लेग आया इंग्लैंड में तो उस टाइम पे बहुत सारे जो लोग थे वो मरने लगे इस पीरियड के अंदर। सो इसीलिए दिस पीरियड इज़ टेरिबल ब्लैक डे बिकॉज इन दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई। क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग मरने लगे थे, तो इसलिए उसको टेरिबल ब्लैक डे के तौर पे बोला जाता है। सो फॉर दिस रीज़न फेमिन वाज कम देयर। सो इसी कारण क्या हो गया, इंग्लैंड के अंदर जो था अकाल आ गया। बहुत सारे लोग जब मरने लगे तो फिर उस टाइम पे जब सब बिजी हो गए लोगों को बचाने में, तो उस टाइम पे अकाल आ गया था वहाँ पे। फर्दर द पीपुल स्टार्ट द रॉबरिंग। फिर आगे क्या हो गया, लोग जो थे वो चोरी करना चालू कर दिए थे। वेन एवर द फेमिन कम, जब वहाँ पे अकाल आया साथ में, देन द टैक्स इंक्रीजेज इन एवरी प्रोडक्शन। तो क्या हो गया, जब अकाल आ गया तो हर प्रोडक्शन पे, हर मतलब खाने और पीने वाला चीज़ से लेकर सभी चीज़ में वहाँ पे टैक्स जो था वो बढ़ोतरी हो गई वहाँ पे, जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत ही मतलब दुख का बात था। तो वहाँ पे सोशल अनरेस्ट भी आ गया, वहाँ वो कंडीशन भी लागू हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ उस टाइम पे उन लोगों के साथ। ठीक है। अब हम आगे की देखते, तीसरा नंबर पे क्या है, ये है तीसरा नंबर। हाँ, द चर्च इन द एज ऑफ चौसर द चर्च बिकम अ प्लेस ऑफ करप्शन। एज ऑफ चौसर में जो था चर्च का बहुत ही बुरा हाल था। वहाँ पे एकदम करप्शन का हालत फैल गया था। वहाँ हर कोई वहाँ पे करप्शन फैला रहा था। वेयर इन चर्च मेन इन्वॉल्व इन वाइन, वुमेन, हेल्थ, वेल्थ एंड दे स्पेंड लग्जरी लाइफ इन द चर्च। फिर जो वहाँ पे जो आदमी रहते थे रहने लगे और वहाँ पे स्पेंड करने लगे लग्जरियस लाइफ को, और मैन वुमेन वाइन, दारू शराब वहाँ पे पीने लगे, जो कि एक चर्च में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन द चर्च
वेयर एवरी वन डूइंग सिंस, उस चर्च में हर कोई पाप कर रहा था, जो कि एज ऑफ चौसर का अगर हम बोले कि सबसे खराब कंडीशन जो था वो चर्च का ही था। बट जॉन वाइनक्लिफ अटैक दोज पीपल हु गो टू रॉन्ग पाथ, लेकिन जो जॉन वाइनक्लिफ थे वो एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान थे जो अटैक कर रहे थे वो पीपल पे जो कि चर्च पे फैला रहा था, करप्शन फैला रहा था, उन लोगों पे वो अटैक करने लगे। ठीक है। जॉन वाइनक्लिफ वाज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार, जॉन वाइनक्लिफ को मॉर्निंग स्टार माना जाता है रिफॉर्मेशन का। ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे कंडीशन क्या है इसका। ठीक है गाइस, चलिए चौथा कंडीशन है एज ऑफ न्यू लर्निंग। वहाँ पे जहाँ पे चर्च का कंडीशन बहुत ख़राब था वहाँ पे एज ऑफ चौसर में न्यू लर्निंग का भी विकास हो रहा था। इन द एज ऑफ चौसर एवरी वन मेक मोर एफर्ट टू इन लिटरेचर एंड दे इंस्पायर लॉट्स ऑफ पीपुल। जो एज ऑफ चौसर में जो था हर कोई एफर्ट डाल रहा था ज़्यादा लिटरेचर के प्रति और इंस्पायर हो रहे थे बहुत सारे लोग। एवरी पीपल वांट बीइंग टू लाइक चौसर, हर कोई चाह रहा था कि हम भी चौसर की तरह बने, क्योंकि उस पीरियड में चौसर जो थे एक महान कवि थे। बिकॉज चौसर वॉज ए ग्रेट राइटर इन दैट टाइम, उस टाइम पे जो था चौसर जो थे एक बहुत ही ग्रेट राइटर थे। द पीरियड फ्रॉम 1340 to 1400 नॉन एज द एज ऑफ चौसर, इस टाइम को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम 5 कंडीशन देख लेते हैं। 5वें नंबर पे कौन सा कंडीशन है, कंडीशन ऑफ वुमेन। इन दिस पीरियड वुमेन कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, इस पीरियड में जहाँ चर्च का तो टाइम पीरियड खराब ही था वहीं पे वुमेन का कंडीशन भी बहुत ख़राब था। ठीक है। बिकॉज नो वन कंसिडर एज ए इक्वली टू अ मैन, क्योंकि कोई भी वुमेन को इक्वली मैन के बराबर नहीं समझता था। एवरी वन यूज देम, हर कोई उनको यूज़ करता था। इवन दे थिंक दैट वुमेन वाज टॉय फॉर मैन, और वो सोचते थे जो वहाँ के पुरुष होते थे वो सोचते थे कि औरत जो है एक खिलौना है हमारे लिए, इस तरीके से व्यवहार करते थे एज ऑफ चौसर के टाइम पे। सो दस वी टोल्ड दैट इन द एज ऑफ चौसर नेवर डेवलपिंग वुमेन कंडीशन, बट इन दिस टाइम द एज ऑफ न्यू लर्निंग प्रोग्रेस मोर। हम इसी तरह कह सकते हैं कि जो एज ऑफ चौसर है उसमें वुमेन का कंडीशन तो डेवलप नहीं कर सका गाइस, लेकिन जो न्यू लर्निंग था उसका विकास बहुत ही ज़ोरों शोर से हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा बात था, ये एज ऑफ चौसर का न्यू लर्निंग बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। अब हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन कैसा है। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है कंक्लूजन। चलिए कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। चलिए conclusion guys, when we talk about the conclusion we told that it is a age of transition, age of new learning and the age of renaissance in literary period। अगर हम कंक्लूजन के ऊपर बात करें गाइस तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एज ऑफ चौसर है उसको बहुत ही अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एज ऑफ ट्रांजिशन क्योंकि हर काम चेंज हो रहा था, एज ऑफ न्यू लर्निंग क्योंकि हर क्षेत्र के लोग वहाँ पे न्यू लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, विकास हो रहा था न्यू लर्निंग का। एंड एज ऑफ रेनेसा भी था, पुनर्जागरण का काल भी था, जिस प्रकार जॉन वाइक्लिफ ने वहाँ पे चर्च में किया रिफॉर्मेशन, तो वो एक बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम की। तो रेनेसा भी धीरे धीरे आ रहा था वहाँ से लिटरेचर। फिर आगे देखते हैं एंड एज ऑफ रिफॉर्मेशन, सॉरी इसको तो हम पहले बोली ही नहीं, रिफॉर्मेशन भी था, एज ऑफ रिफॉर्मेशन क्योंकि रिफॉर्मेट कौन कर रहे थे, हमारे जॉन वाइक्लिफ जी कर रहे थे, जो कि सॉर्ट कर रहे थे सीट्स को रिफॉर्मेशन का। ठीक है। इन द एज ऑफ चौसर देयर आर लॉट्स ऑफ एज इंक्लूड्स हेयर, इस एज ऑफ चौसर के अंदर बहुत सारे एज इंक्लूड्स हैं। बट द एज ऑफ चौसर वाज द बॉस ऑफ ऑल एजेस, लेकिन जो एज ऑफ चौसर है वो तो सबसे महान होंगे ही क्योंकि वो तो बॉस हैं एज ऑफ चौसर के, इसलिए तो उनका पूरा एंटायर 14th सेंचुरी उनके नाम कर दिया गया। सो दिस वे वी सेड दैट दिस एज वाज एक्सट्रीमली ग्रेट। सो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो एज ऑफ चौसर है वो एक्सट्रीमली ग्रेट है गाइज, और बहुत ही अच्छा था। एज ऑफ चौसर का वीडियो हमारा समाप्त हुआ गाइज। तो आई होप यू वीडियो लाइक दिस, थैंक यू सो मच।